हेलो दोस्तों, आज हम नागरिकता से संबंधित प्रश्नों और इसके पूरा डिटेल के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नागरिकता नागरिकता में सबसे पहले आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है, सारा पॉइंट को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो देखिए, जो नागरिकता है याद रखना है, भारत का संविधान संघात्मक है, फिर भी यहाँ के नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान की गई है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में कैसा नागरिकता है, तो एकल नागरिकता का प्रधान तो यहाँ पे प्रावधान है। इसके बाद याद रखना है कि भारतीय संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता संबंधी प्रावधानों दिया गया है। अगर आपसे पूछे कि नागरिकता जो है वो किस भाग में इसका उल्लेख है, तो भाग 2 में उल्लेख है, और किस अनुच्छेद में, तो 5 से 11 के बीच में नागरिकता का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नागरिकता की प्राप्ति। तो याद रखना है, नागरिकता की प्राप्ति से रिलेटेड कौन कौन सा पॉइंट ये है यहाँ पे। संसद द्वारा पारित भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्ति हेतु निम्न प्रावधान किए गए हैं। तो याद रखना है, संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया। कौन सा अधिनियम? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें कौन कौन से प्रावधान थे, तो इसको देखते हैं। देखिए, इसमें पहला है कि जन्म पर आधारित कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत में 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। अपवाद में याद रखना है, राजनयिकों एवं शत्रु विदेशियों के बच्चे। यानी कि भारत में अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद उनका जन्म है, तो वो भारत का नागरिक बनेगा। लेकिन अपवाद में कौन है? जो राजनयिक के बच्चे होंगे, या शत्रु जो कि जेल सब में बंद है, शत्रु विदेशी शत्रु उनके बच्चे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वंशानुगत अथवा रक्त संबंध आधारित। तो जो वंशानुगत अथवा रक्त संबंध आधारित है, इसमें याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के बाहर हुआ हो, कतिपय अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए भारत का नागरिक होगा, यदि उसके जन्म के समय उसका पिता कहाँ का हो? भारत का नागरिक हो। ठीक है। तो ये है वंशानुगत अथवा रक्त संबंध आधारित नागरिकता प्राप्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पंजीकरण आधारित। तो पंजीकरण आधारित में याद रखना है कि कतिपय दशाओं में निम्न श्रेणी के व्यक्ति विहित रीति में पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता अर्जित कर सकता है। यानी कि पंजीकृत के द्वारा यानी भी नागरिक बन सकते हैं। तो किस तरह? तो पहला देखिए, जो व्यक्ति अब अविभाजित भारत के अलावा किसी भी देश में निवास करते हो तथा भारतीय मूल के हो, इससे पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिकता प्राप्त हो सकता है। दूसरा है, भारतीय मूल के व्यक्ति जो आवेदन से पूर्व भारत में औपचारिक रूप से 6 महीने से निवास कर रहे हो, इसे भी याद रखना है, नागरिकता प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट है, जो महिलाएं भारतीय नागरिक पुरुषों से विवाह करती हो। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों के बच्चे। उसके बाद है, जो राष्ट्रमंडल के देशों के वयस्क नागरिक हो जो भारत में रहते हो। इन सबको याद रखना है, पंजीकरण आधारित ये नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं पंजीकरण के द्वारा। नेक्स्ट है देशीकरण। तो देशीकरण में याद रखना है कि इसके द्वारा कोई भी विदेशी व्यक्ति निम्न शर्तों पर भारतीय नागरिकता अर्जित कर सकता है। पहला है, यह शर्त है कि वह किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो जहां भारत द्वारा देशीकरण प्रतिबंधित हो, वहां का नागरिक नहीं होना चाहिए। दूसरा है, उसके द्वारा अपने देश की नागरिकता से त्यागपत्र दे दिया गया हो। मतलब वो अपने देश से अगर त्यागपत्र दे दिया है, तो वो भी देशीकरण के द्वारा कर सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है, आवेदन करने के ठीक पूर्व उसके भारत में कम से कम कुल 1 वर्ष तक निवास किया हो अथवा भारत सरकार की सेवा में रहा हो। नेक्स्ट है, वह उपयुक्त 1 वर्ष के ठीक पूर्व 7 वर्ष की अवधि में कम से कम कुल 4 वर्ष तक भारत सरकार की नौकरी में रहा हो अथवा भारत में निवास करता हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारतीय राज क्षेत्र के विस्तार के द्वारा नागरिकता कैसे प्राप्त होगा। तो यदि कोई राज्य क्षेत्र भारत का अंग बन जाता है, तो भारत सरकार आदेश द्वारा यह निर्देशित कर सकती है कि उसके परिणाम स्वरूप कौन व्यक्ति भारत के नागरिक बन सकते हैं। तो देखिए, उसके बाद नेक्स्ट है 1986
में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। तो जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 था, उसमें एक संशोधन पहला हुआ 1986 में। इसमें कौन कौन से प्रावधान थे? तो पहला प्रावधान ये लाया गया कि जन्म के आधार पर नागरिकता केवल वही व्यक्ति अर्जित कर सकता है जिसने 10 दिसंबर 1922 के बाद 1992 के बाद भारत के बाहर जन्म लिया हो और भारत का नागरिक होगा, यदि उसके माता पिता में से कोई जन्म के समय भारत का नागरिक था। तो ये संशोधन पहला किया गया। दूसरा संशोधन क्या है कि पंजीकरण के माध्यम से जो व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्ष निवास करना होगा। और पूर्व में यह अवधि कितनी थी? 6 माह, जो मैंने अभी बताया। इसमें संशोधन करके ये बनाया गया। नेक्स्ट संशोधन जो हुआ है 2, इसको देखिए। नेक्स्ट है भारतीय पुरुष से विवाह करने वाले विदेशी महिला को नागरिकता प्राप्त करने हेतु अधिकार प्रदान किया गया। और उसके बाद है कोई भी व्यक्ति अब देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्राप्त कर सकता है जब वो कम से कम 10 वर्ष तक भारत में निवास कर चुका हो। इससे पहले यह अवधि कितनी थी? 5 वर्ष। तो संशोधन करके कितना कर दिया गया? कम से कम 10 वर्ष। चलिए, अगला संशोधन एक और होता है 2019 में। तो ये जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है 1955 में, इसमें संशोधन हुआ 2019 में। दूसरा संशोधन में क्या था? तो याद रखना है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसमें क्या किया गया? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है। इसमें शामिल महत्वपूर्ण प्रावधान निम्न है, जो 10 जनवरी 2020 से प्रभावी है। इसका लागू कब किया गया? 10 जनवरी 2020 से। क्या क्या प्रावधान था? तो ये देखिए, इसमें प्रावधान था कि यह अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इसके 6 समुदाय, कौन कौन? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई से संबंधित अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा संशोधन था। इसमें याद रखना, फिर से बता देते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए था। इसमें 6 समुदाय को याद रखना है, उसके प्रवासियों को नागरिकता दिया जाएगा। कौन कौन? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। इनमें याद रखना है, इन 6 समुदायों के साथ अवैध प्रवासियों जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा यदि वे 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आ गए हों। यानी कि अगर वो प्रवासी 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में रह रहा हो तो उसके साथ याद रखना है, अवैध प्रवासियों जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, इन समुदायों के लिए देशीकरण की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट है, इस अधिनियम में पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ क्षेत्रों को बाहर रखा गया है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो ये चीज़ याद रखना, ये नागरिकता से संबंधित सारा पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे जिक्र किया और यहीं से सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद है नागरिकता की समाप्ति से रिलेटेड। तो उसको हम देख लेते हैं, नागरिकता की समाप्ति से रिलेटेड कि नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। देखिए, भारतीय संविधान एवं नागरिकता अधिनियम 1955 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार निम्न प्रकार से भारतीय नागरिकता का लोप यानी कि समाप्त हो सकता है। पहला, परित्याग के द्वारा। कोई भी व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तथा किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसका नागरिकता क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है पर्यवसान द्वारा। इसमें क्या है? जब कोई भारतीय नागरिकता स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये अपने आप समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, वंचित किया जाना। इसमें क्या है? भारत सरकार द्वारा निम्न स्थितियों में किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। पहला, किसी व्यक्ति द्वारा कपट यानी कि छल कपट से भारतीय नागरिकता अर्जित किए जाने पर। यदि कोई व्यक्ति अगर छल कपट के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त किया है तो उसको वंचित किया जा सकता है उसकी नागरिकता को। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति द्वारा देशद्रोह किए जाने अथवा युद्ध के समय शत्रु की सहायता किए जाने पर उसका नागरिकता समाप्त किया जा सकता है। और अगला है, पंजीकरण अथवा देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर व्यक्ति को किसी देश में कम से कम 2 वर्ष की सजा होने की स्थिति में, इसके अलावा किसी स्त्री अथवा पुरुष द्वारा किसी अन्य देश की स्त्री अथवा पुरुष से विवाह उपरांत वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेने की स्थिति में भारतीय नागरिकता का लोप हो जाता है।
तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कोई व्यक्ति अगर 5 पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर लिया और 5 वर्ष की अवधि में नागरिकता प्राप्त करने के बाद 5 वर्ष की अवधि में अगर कोई व्यक्ति को कम से कम 2 वर्ष का सजा हो गया तो उसका नागरिकता है समाप्त हो जाएगा। और अगर वो व्यक्ति किसी अन्य देश के व्यक्ति से अगर विवाह कर लेता है और वहाँ का नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसका नागरिकता अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम सब अगला वीडियो में पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार से रिलेटेड सारा पॉइंट को हम देखेंगे। इससे कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम जिक्र करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।